जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। आज सबसे पहले तो आपको छोटी दिवाड़ी की सबको राम राम। छोटी दिवाड़ी की सबको शुभकामनाएं। आज जिसको रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन है उसको दीपावली की पूर्व संध्या भी बोलते हैं और ये छोटी दिवाड़ी के नाम से हमारे देसी हिसाब किताब से बोली जाती है। चुनाव चल रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर। 25 नवंबर को चुनाव हैं, देवउठनी एकादशी के 2 दिन बाद। पहले वो 23 नवंबर को थे, लेकिन 23 नवंबर में चूंकि बहुत सारे सावे थे, काफी हमारी जो है शादी विवाह और इस तरह का कार्यक्रम था, और देवउठनी एकादशी एक त्योहार भी है, इसलिए फिर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उसको 25 नवंबर को कर दिया, जो निश्चित रूप से ठीक है एक प्रकार से। और इस ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले आज जो हम बात करना चाह रहे थे, ये पहले से मैंने मैसेज भी दिया था कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि रविंदर सिंह भाटी और दुर्ग सिंह चौहान, इन दोनों को मैंने फार्म वापस नहीं लेने दिया। ये एकदम बेहुदा और बेतुकी बात है, क्योंकि ना तो मैंने इनको खड़ा किया और ना मैं इनको फार्म वापस लेने देने या इनको खड़ा रखने की स्थिति में हूं। जहां तक रविंदर सिंह भाटी की बात है, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन रविंदर सिंह जी भाटी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, आवाज थोड़ा कम करें, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन उन्होंने ज्वाइन की थी, उससे एक रात पहले ही केवल मात्र उनसे बात हुई थी। और उसके बाद जिस दिन यहां मीटिंग थी, जिसको बाड़मेर के अंदर, उस मीटिंग के बाद मुश्किल से 30 से 40 सेकंड मेरी उनसे बात हुई होगी। इसके अलावा न इससे पहले मेरी उनसे बात हुई, न अभी बातचीत हुई है। और वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। लेकिन उनकी नामांकन की इस विशाल रैली को देखकर लोगों ने अंदाज लगा लिया कि रविंदर सिंह भाटी चुनाव जीत रहे हैं, और उनके इस चुनाव जीतने की में रोड़ा अटकाने के लिए तरह तरह से जो पार्टी के गुलाम हैं, पार्टी के मानसिक रूप से गुलाम है, पार्टी के कार्यकर्ता है, अच्छी बात है, लेकिन मानसिक रूप से वो गुलाम है कि पार्टी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन लोगों ने प्रयास किया कि रविंदर सिंह भाटी को बैठा दिया जाए कि साहब जो पार्टी का टिकट जन आदरणीय स्वरूप सिंह जी खारा को मिला है, उनके पक्ष में रविंदर सिंह भाटी को बैठा दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा पहले भी हुआ है, खुद रविंदर सिंह भाटी के साथ यूनिवर्सिटी में हो चुका था। जो कैंडिडेट आपने भारतीय जनता पार्टी का दिया है, वो क्या अमीन खान को टक्कर दे सकता है या अमीन खान को चुनाव में हरा सकता है, इस बात को भी आपको विचार करना पड़ेगा। और यदि ऐसी स्थिति में स्वरूप सिंह जी खारा पर विचार छोड़ दिया जाए, तो रविंदर सिंह जी भाटी को बैठा दिया जाए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि रविंदर सिंह जी भाटी का जो समर्थन है वो केवल मात्र क्षत्रिय जाति तक सीमित नहीं है, वो यूथ आइकॉन हैं। और केवल मात्र बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र का ही, मारवाड़ का ही कोहिनूर नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान, और मैं तो कहता हूं राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के युवाओं के दिल की धड़कन है। इसलिए उनको, वो खुद नहीं भी चाहते थे चुनाव लड़ना, फिर भी जनता ने खड़ा किया है, और वहां के क्षेत्र की जनता ने ही उनको नामांकन वापस नहीं लेने दिया है, और क्षेत्र की जनता उनको चुनाव लड़ा रही है। इसलिए राजेंद्र सिंह नरूका, कोई उसके सामने कोई ताकत ही नहीं है कि जो उनको फार्म रुकवाए, भरवाए, लाए। तो ये तो रही हमारी सीव की बात। अब मैं बात करूंगा खींवसर की। खींवसर के हमारे बहुत से भाई लोगों को लगता है कि हमको हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए दुर्ग सिंह चौहान को बिठा देना चाहिए। हो सकता है वो अपनी जगह पे ठीक हो, और दुर्ग सिंह चौहान यदि वहां बैठे हैं तो उनको ऐसा लगता होगा कि दुर्ग सिंह चौहान का सारा वोट उठ के भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा। लेकिन मेरा इसमें एक थोड़ा अनुरोध है कि यह निर्णय खींवसर की जनता को, खींवसर के क्षत्रिय समाज को लेने दीजिए कि वो खींवसर का क्षत्रिय समाज किधर मतदान करेगा। हम उस पर कहीं अपनी विचारधारा थोप नहीं सकते। हम केवल अजम्पशन और प्रिजम्पशन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जो खींवसर की जनता है, खींवसर के युवा हैं, खींवसर का क्षत्रिय समाज क्षत्रियों के हित की बात अपने आप समझ सकता है। ये विचार हम सबको धैर्य रखना चाहिए था। और यदि वहां पर हरि सिंह जी जोधा जैसे वरिष्ठतम समाज के कार्यकर्ता ने यदि कोई मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग में न जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजेंद्र सिंह नरूका के लिए समाज कल भी पहले था, आज भी पहले है, और इसीलिए मैं वहां पर पहुंचा। जहां तक बात है अफवाहों के बाजार की कि साहब मैं गया और मैंने दुर्ग सिंह जी को फार्म वापस नहीं लेने दिया, कोरी बकवास है। मैं कौन होता हूं? ना तो मैंने दुर्ग सिंह जी को फार्म भरवाया था, और न मैं दुर्ग सिंह जी के फार्म को
वापस दिलवाने के लिए कह सकता हूं और ना उनसे यह कह सकता हूं कि आप चुनाव लड़ो। वहां पहले, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले जब मैं गया तो वहां मुझे मेघवाल समाज के लोग, देवासी समाज के लोग, चारण समाज के लोग, नायक समाज के लोग, बावरी समाज के लोग, विष्णुई समाज के लोग मिल गए और उनको ऐसा लगा मेरी शक्ल सूरत हाव भाव को देखकर कि शायद मैं दुर्ग सिंह जी चौहान को बैठाने के लिए आया हूं। इसमें कई बुजुर्ग व्यक्ति, मैं ये कहना नहीं चाहिए, पैरों में लेट गए और वो कहने लगे कि साहब बाप जी आप ओ काई करो, दुर्ग सिंह जी को बिठाओ नहीं। मैंने कहा जी मैं तो ना तो दुर्ग सिंह जी को बिठाने आया हूं ना खड़ा करने आया हूं। मेरे समाज द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है और मैं तो उस मीटिंग को एक निष्पक्ष साक्षी के तौर पर ऑब्जर्वर की तरह आया हूं। वो जो निर्णय लेंगे उनके साक्षी रहूंगा मैं तो उनके निर्णय का। उन्होंने कहा साहब ये हमारे कोई मेघवाल प्रधान थी, उसको भारतीय जनता पार्टी का जो आज प्रत्याशी है वो आरएलपी से जो उन्होंने उधार लिया है, कोई रेवत राम डागा है, उसने उसको कुर्सी पे बैठी हुई को पीटा, उस महिला भी दलित भी, और उसको पीटने के बाद वहां उसके समाज के, उसके परिवार के लोग जब उसके साथ आए उन सबको ठोका। तो उनका कहना यह था कि यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति में हम यहां से आप दुर्ग सिंह जी को नहीं चुनाव लड़ने दोगे तो हम मजबूरन, हमारा वोट सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल को जाएगा। और वो इसलिए जाएगा हनुमान बेनीवाल को कि हम किसी और को दें और फिर उसके बाद में यदि जाट को ही वोट देना है तो फिर हनुमान जी बेनीवाल को ही देना ठीक है, क्योंकि डागा क्या करेगा, मिर्धा क्या करेगा, ये तो रुकते ही नहीं है, ये आज आए हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे। कम से कम हमको आदत जो हो रही है हनुमान की, जो भी उसकी तानाशाही है या जो उसका जैसा भी रवैया है उसको सहन करने की, तो फिर हम हनुमान को ही देंगे या फिर हम ये क्षेत्र ही छोड़ देंगे, खींवसर से हम चले जाएंगे। चारण समाज के लोगों ने और भी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब हम तो यहां रहेंगे ही नहीं। यदि कोई क्षत्रिय में यदि इतनी हिम्मत नहीं है कि यहां चुनाव लड़ सके, इनके सामने घुटने टेक चुके हैं कि साहब कुछ नहीं, अब तो बस इन्हीं को देना है, इन्हीं में से किसी डागा को और किसी लागा को इन्हीं को जिताना है, तो साहब मैं तो आज ही खींवसर छोड़ दूंगा। मैंने कहा साहब ये इतनी बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, अभी एक बार मीटिंग हो रही है, समाज वहां जो निर्णय लेगा उसके बाद ही मैं आपसे कोई बात कर सकता हूं। और वहां मीटिंग हुई और मैं आपको बता दूं कि मीटिंग में पूरे 2 घंटे मैं बिल्कुल मौन रहकर एक एक बात, एक एक व्यक्ति की, चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग ने रखी, चाहे वो 19-20 साल के 18 साल के युवा ने रखी, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उस बात को सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां का युवा जो है वो चाहता है कि दुर्ग सिंह जी चुनाव लड़ें। बुजुर्ग जो वहां उपस्थित थे, जो शायद उनको पहले ये विचार करके आए थे कि इनसे नामांकन वापस लेवाते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं हम तो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और एक स्वर में मुझे एक भी व्यक्ति ने उस कार्यक्रम में आए हुए ने, चाहे वो 800 थे, 1000 थे या आप उनको 700 को 500 को, जितने भी वहां थे, सिंगल एक व्यक्ति ने भी खड़ा होकर यह नहीं कहा कि साहब हमको दुर्ग सिंह चौहान को बिठाना चाहिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो बार बार कह रहा था कि दुर्ग सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा, और वो खुद दुर्ग सिंह चौहान ही थे। वो कह रहे थे कि साहब मेरी ये क्षमता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ पाऊं, इसलिए दुर्ग सिंह चौहान नामांकन वापस लाने के लिए तैयार थे। लेकिन क्षेत्र की जनता ने और वहां उस मीटिंग में आए हुए, अब मुझे तो यही बताया गया कि ये सब खींवसर की जनता है, खींवसर के लोग हैं, खींवसर का क्षत्रिय समाज है। यदि वो आकर वहां उनको कहता है चुनाव लड़ने के लिए, तो ना तो मैं उनको रोक सकता हूं और ना कोई और रोक सकता है। और इस तरह से वहां उस मीटिंग में ही 5 बज गए और किसी ने भी दुर्ग सिंह जी को जाने नहीं दिया फार्म वापस लेने के लिए, ना उनके जो वकील साहब जो उनके चुनाव अभिकर्ता हैं, जिनको इलेक्शन एजेंट, उनको भी फार्म वापस लेने नहीं दिया। इस तरीके से इनके दोनों के फार्म बिल्कुल कोरी बकवास है, अफवाह है कि ये मैंने रुकवा दिए या मैंने इनका नामांकन वापस नहीं आने दिया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। बाड़मेर में तो बिल्कुल ही हाथ नहीं है, मैं गया ही नहीं था सीव तो। और यहां पर जो मैं गया हूं वो भी वहां उपस्थित युवाओं के बात को सुनने के लिए, और उनकी बात पर जो जैसा उन्होंने कहा उस पर मैंने पूछा भी उनसे कि आपने हमको क्यों बुलाया। मेरे साथ मेरे अलावा 3 और भी लोगों को बुलाया था। राजऋषि समताराम जी महाराज को बुलाया था, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा को बुलाया था, महिपाल जी मकराना को बुलाया था, लेकिन वो किसी कारण से तीनों नहीं पहुंच पाए। मैं पहुंचा तो मैंने पूछा कि आपने हमें बुलाया क्यों था। उन्होंने कहा साहब आपस में चर्चा करते समय कहीं तू मैं हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, हम झगड़ पड़े, उस झगड़े को कोई दूसरा 3rd पर्सन व्यक्ति बैठता है तो उसकी शर्मा शर्मी हमारा झगड़ा नहीं होगा, इसलिए हमने इस आधार पर बुलाया था। और वही बात हुई थी, वो सब एक मत से उन्होंने निर्णय लिया और उनके निर्णय के मैं बदल नहीं सकता।
मैं इतना बड़ा समझदार बन जाऊं कि नहीं साहब मैं उन्हें गणित समझाने लगूं कि नहीं इस बार हनुमान बेनीवाल को हराने का ये गणित रहेगा, ये डागा हरा देगा या ये तेजपाल मृदा हरा देगा, मैं इस क्षमता में नहीं था। अनेक आरोप हैं, दुर्ग सिंह जी किसी से 1 करोड़ मांगे, किसी से 5 करोड़ मांगे। अब इस तरह के आरोप तो मैं भी कह सकता हूं, मुझसे भी उन्होंने 17 करोड़ मांगे थे और सबके सामने मांगे थे कि मुझे 17 करोड़ दे दो, मैं ये खींवसर छोड़ के चला जाता हूं। तो ये सब बेबुनियाद बात है, किसी आदमी के चरित्र के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अब दुर्ग सिंह चौहान मैदान में है, आज 11 तारीख हो गई, 12-13 दिन आपके पास चुनाव प्रचार के लिए हैं। जनता के सामने इस बात का पता चल जाएगा कि बोतल वाले कितने बोतल पीते हैं, या वहां का जो युवा है, वहां का जो जनता है, वो कितना उस बोतलबाजों के खिलाफ है। ये बोतलबाज थैली पी लेते हैं और फिर उसके बाद में गुणगान करते हैं, हाका करते हैं। उस हाके को रोकने के लिए कोई दमदार आदमी चाहिए, और वो दमदार कम से कम रेवत राम डागा तो नहीं हो सकता। वो दमदार कोई दुर्ग सिंह चौहान जैसा ही व्यक्ति हो सकता है, जो पिछले 15-20 साल से वहां टिका हुआ है, उसके सामने टिका हुआ है। आरोप तो मेरे ऊपर भी लगाते हैं। आज किसी ने एक कमेंट किया था कि हनुमान के कोई दिल्ली में मकान है, उसमें मैं रुकता हूं, दिल्ली के हनुमान के घर में मैं रुकता हूं। उस मेरे, चूंकि वो करीबी ही व्यक्ति है आरोप लगाने वाला भी, एक बार मुझे भी बता दो कि हनुमान दिल्ली में कहां रहता है, ताकि मैं ये जो गुड़गांव में एक छोटा सी झोंपड़ी मेरी है, इसे बेच के मैं हनुमान के ही साथ रह लिया करूं। रही बात मित्रता की, हां मित्रता थी और खुलेआम मित्रता है, आज भी है, आगे भी रहेगी। वैचारिक मतभेद है, वो आप हमारे समाज को टारगेट करता है, हमारे समाज के लोगों को टारगेट करता है, मैं विरोध करता हूं। और ये विरोध तो रहेगा जब तक वो टारगेट करता बंद नहीं होगा, तब तक ये विरोध रहेगा। मैं उस समय भी विरोधी था जब आप लोग थैला उठाए घूम रहे थे उसके पिछले बड़े चुनाव में, मैं उस समय भी इतना ही विरोधी था। मैं तब भी उसे हराना चाहता था, आज भी उसे हराना चाहता हूं, और यदि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो उसे हराना चाहता हूं। जब आपकी पार्टियां समझौता कर लेती है तब आप उसके पीछे लग जाते हो, तब आपके लिए पार्टी सिरमौर हो जाती है। मेरे लिए न कोई पार्टी है, न कोई आल्टी है, न कोई बाल्टी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए आदमी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने इस पार्टी से समझौता कर लिया तो अब उसकी जयकार करो, अब उसने उस पार्टी से समझौता कर लिया तो उसकी जयकार करो। कल को मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लेता है, आप थोड़ा लिख के तो दो मेरे को, आपका रुख क्या होगा, किधर जाओगे आप? और भारतीय जनता पार्टी से तो इस बार भी समझौता था, उसका 100% समझौता होता है यदि बीच के अंदर ये बजरीवाड़ा मैटर नहीं होता। तो समझौता तय था, और इसी समझौते के कारण ही उनको बीच में कोई बजरी माफिया कह रहा तो सीधा आदमखोर तक लोग बाग चले गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि समझौता करके हम दोनों, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बोतलबाज जो है, चुनाव साथ साथ लड़े। तो मेरा कहने का सिर्फ यह तात्पर्य है, जीत हार जनता के हाथ में है, लेकिन मैदान छोड़ जाने वाले मेरी दृष्टि में क्षत्रिय नहीं होते हैं। कोई भी आप गणित लगाएं, किसी भी तरीके का गणित लगाएं, लेकिन आपको मैदान में डटा रहना चाहिए। मेरे मुंह से ये कभी नहीं निकलेगा कि मैदान छोड़ने वाले अच्छे होते हैं। ठीक है, आपकी अपनी कूटनीति होगी, राजनीति होगी, मैं न राजनीतिक हूं न इस तरह की कोई कूटनीतिक बात करता हूं। मुझे डर इस बात का है कि जो वहां के इनके अत्याचारों के विरुद्ध के जो वोट हैं वो गिरे कहां, वो डले कहां। भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक रखे हैं, पिछली बार भी टेके थे, अब के भी टेके हैं, उसी से उधार आरएलपी का उम्मीदवार लिया है उसने। कांग्रेस तो मेरे सामने ही घुटने टेकी थी। क्या दुर्ग सिंह को यदि टिकट दोगे तो दुर्ग सिंह तो हनुमान बेनीवाल को हरा देगा, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं चाहती कि हनुमान बेनीवाल हारे। इसलिए दोनों कैंडिडेट इस ढंग से लाती हैं कि किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल का जीत का गणित बढ़ता चला जाए, और उस जीत के गणित को बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि कोई दुर्ग सिंह या धनंजय सिंह खींवसर जैसा आदमी चुनाव नहीं लड़े। यदि भारतीय जनता पार्टी वाकई हराना चाहती थी हनुमान बेनीवाल को, वो भी खींवसर, गजेंद्र सिंह खींवसर को टिकट दे सकती थी, दुर्ग सिंह खींवसर को दे सकती थी, किसी मेघवाल को दे सकती थी, किसी भी चारण को, विश्नोई को दे सकती थी। हनुमान बेनीवाल हार सकता था, लेकिन वो देना ही नहीं चाहते। वो जानबूझ के उसी की जाति के प्रत्याशी को देते हैं, ताकि लोगों में ये वहम बैठे कि जब यार उनको ही वोट देना है, किसी जाट को ही यदि वोट देना है, तो हनुमान बेनीवाल को ही क्यों ना दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं ये वाला जाट अच्छा है, वो वाला जाट अच्छा है, ये जाट बुरा है, वो जाट बुरा है। देखिए, कोई भी जाट न तो बुरा है न अच्छा है, वो अपने हिसाब से गणित लगाते हैं, हमारे वाले अपने हिसाब से लगाते हैं। उनको शायद क्षत्रिय का विरोध करने में ही आनंद आता होगा। इसी गपलत में गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव जिता दिया था, ये वाला जाट ठीक है। और उसने, गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया, आज आप किसी थाने में चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, सारे अधिकारी केवल और केवल उसने अपनी जाति ही नहीं, उसने तो अपने रिश्तेदार ही भर दिए।
तो देखो, चाहे पूनिया को नोत लो और चाहे डोटासरा को नोत लो, चाहे हनुमान बेनीवाल को नोत लो और चाहे डागा को नोत लो, अंतर करने वाला भाई मेरे हिसाब से तो फिटअप नहीं बैठता है। हां, जहां तक बात है, एक हमारा मिशन चला जन स्वाभिमान मंच 35-1 का, फिर भाई इसको सब जगह लागू करो, ऐसा मत करो कि एक जगह लागू करो और एक जगह नहीं। कोई भी जीते, फिर आपने यदि ये किया है कि 35 बरादरी एक तरफ रहे तो फिर 35 ही रहने चाहिए, फिर उसमें आप 36 भी 37 भी मत जोड़ो। मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह का भ्रम पैदा मत करो कि एक जगह तो 35 और एक जगह 36 और एक जगह तो ये एक जगह ये राजस्थान की जनता इतनी होशियार और समझदार नहीं है कि आपके इस तरह के गणितों को ये समझ पाएगी। इसलिए आपसे सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप मुझे तो इन आरोपों से सबसे पहले तो बरी करें कि मैंने किसी को खड़ा कर रखा है या किसी को नामांकन वापस नहीं लेने दिया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हां, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उन लोगों के पास रहता है जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिलता। मुझे लगता है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उनका मैं सदा उनके साथ रहूंगा, जो पार्टियों को धता बताकर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं, क्योंकि मुझे लड़ने वाला आदमी अच्छा लगता है। जो लड़ता नहीं है, भागता है, वो मुझे पहले भी कभी अच्छा नहीं लगा, आज भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी फितरत, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा चरित्र ऐसा है कि भागने वालों को मैं पसंद नहीं करता हूं। घुटने टेकने वालों को मुझे पसंद नहीं है। वो घुटने कहीं भी टेकें, किसी के भी सामने टेकें, मुझे पसंद नहीं है। और जो व्यक्ति घुटने टेकता है वो चाहे मेरा कितना ही करीबी हो, मुझे वो कभी पसंद नहीं आएगा। आप विचार कर लें कि इस चुनाव में आपको जो पार्टियों वाले हैं उनके पास स्टार प्रचारक हैं, उनके पास तरह तरह के प्रचारक हैं, लेकिन जिनको पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए मदद यदि हमसे बनती है तो हमें करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि सीव में आप जाओगे तो रविंद्र भाटी को जाट वोट नहीं देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, जाट और रविंद्र भाटी को वोट देंगे? क्या मतलब, क्या आप क्या सिद्ध करना चाहते? क्यों देंगे वो? यदि वो देते ही तो जालम सिंह रावलौत को खड़ा करते, वो ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करते जो रविंद्र भाटी को चुनाव जीतने की गणित साफ करता। आप जानबूझ के, रविंद्र भाटी तो आपके लिए आनंद पाल से भी बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। आपको बह तो यही है, आपकी आने वाली जो नई पीढ़ी है उसके सामने खड़ा हुआ है वो, और वो भी छाती ठोककर सीना तानकर, और जो छाती ठोककर सीना तानकर खड़ा होता है वो तो ईश्वर जानता है उससे आपकी कितनी तगड़ी जलन पैदा होती है। रविंद्र भाटी को आप कोई वोट दोगे, बढ़िया है भाई, मैं तो नहीं जाता देना आप वोट उसको, मैं बूथ वाइज गिनूंगा आपका वोट कहां कहां आप रविंद्र भाटी को वोट देंगे। रविंद्र भाटी का वोट 36 जाति का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन 36 जातियों में सबसे कम आप ही का जाएगा। आपका कोई गलती से जितना नोटा पे जाएगा उससे ज्यादा वोट नहीं जाना। वोट उसको वो मिलेंगे जो आपकी दबंगइयों से परेशान हैं, और वो उनके लिए रविंद्र भाटी में न्याय दिखाई देता है और वो सामने खड़ा ही दिखाई देता है। अब आप तो ये भी कह दोगे यूनिवर्सिटी में भी आप नहीं वोट दिए थे उसको, फिर यूनिवर्सिटी में वोट दिए तो जो एनएसयूआई था उसके पास वोट कहां क्या है, उसको हमने दिए क्या वोट? तो इस तरह की जो अफवाहें फैलाना बंद करें, और चुनाव में, ये चुनाव 25 को निपट जाएंगे, 3 को रिजल्ट आ जाएगा। एक दूसरे से प्यार प्रेम को ना बिगाड़े, कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव तो अलग रह जाए और आदमी वैसे ही उलझ पड़े, झगड़ पड़े। ये लोकतंत्र में तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, खाली जुबानी जंग होती है, और अपने अपने मत का प्रयोग ईवीएम के जरिए आप करें, और बहुत अच्छी तरह से करें। आप सब जितने भी जुड़े हैं उनको दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। वैसे दिवाली की राम राम अगले दिन होती है, गोवर्धन जी के दिन। आज आपको छोटी दिवाली की सबको राम राम। जय रघुनाथ।